नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ उतका थपलिया। स्वागत है आप सभी का मुद्दे की चर्चा में। आज मुद्दे की चर्चा में पूछेंगे कि लगातार महंगाई इतनी आखिर क्यों बढ़ रही है। बेरोजगारी दर को लेकर के आज बात करेंगे, बेरोजगारी को लेकर के बात करेंगे, सरकार रोजगारों पर कितना काम कर रही है, कितनी नई स्कीमें हैं, इसको लेकर के आज मुद्दे की चर्चा में बात करेंगे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है कि चंद लाइनें सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को शब्द देने वाले कवि अदम गोंडवी की है। उन्होंने राजनीतिक माहौल पर इन शब्दों को बहुत पहले कहा था, लेकिन लगभग देश भर का राजनीतिक माहौल आज भी ऐसे है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार लगातार कहती है कि नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों की भर्ती की जा रही है, लेकिन अब तक सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं हो पाई है। अभी भी लाखों युवा दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिसको लेकर अब देश भर के कई नेता आवाज उठा रहे हैं। चाहे मोदी सरकार के सांसद हो या विपक्षी दल या कोई वरिष्ठ पत्रकार, हर कोई जवाब मांग रहा है। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे आगे की चर्चा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये चंद लाइनें सामाजिक राजनीति मुद्दों को लेकर शब्द देने वाले कवि आदम गोंडवी की है, जिन्होंने राजनीतिक माहौल पर इन शब्दों को बहुत पहले कहा था, लेकिन लगभग देश का राजनीतिक माहौल आज भी ऐसा ही है। क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार लगातार कहती है कि नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों की भर्ती की जा रही है, लेकिन अब तक सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं हुई है। अभी भी लाखों युवा दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिसको लेकर अब देश भर के कई नेता आवाज उठा रहे हैं। चाहे मोदी सरकार के सांसद हो या विपक्षी दल या कोई वरिष्ठ पत्रकार, हर कोई जवाब मांग रहा है और युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहा है। आज फिर एक बार बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने युवाओं की बात रखते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में क्या लिखा है हम आपको बता देते हैं। जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है, तब यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियों के आने से करोड़ों युवा हताश व निराश है, वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 7 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था? ये जानना हर नौजवान का हक है। वरुण गांधी के ट्वीट के बाद लगातार इस पर यूजर्स कमेंट कर रहे हैं और युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने युवाओं की नौकरी के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने सरकार के रवैये पर निशाना साधते हुए कहा है कि 7 लाख नौकरियों के पद खाली हैं। इन्हें कब भर्ती किया जाएगा? आखिर ये नौजवानों का हक है। आपको दिखाते हैं आखिर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी में बेरोजगारों की संख्या अभी कितनी है। अगर एक आंकड़े के मुताबिक बात की जाए तो यूपी के रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 2017 से 18 तक 4,90,474 बेरोजगार थे। वहीं 2018 से 2019 की बात की जाए तो ये संख्या बढ़कर 9,33,503 हो गई थी। वहीं बेरोजगारों की संख्या की बात की जाए तो 2019 से 20 तक की इनकी तादाद थी 3,37,112। वहीं बेरोजगारों की संख्या 2020 से 2021 के बीच रही 3,98,326। वहीं बेरोजगारों की बात अगर 2021 से 22 के बीच की बात की जाए तो 3,05,923 बेरोजगार हैं। 17 अप्रैल 2022 तक पोर्टल पर रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या पाई गई है 41,63,331। वहीं नौजवानों के हक के लिए अब ट्विटर पर भी कई लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। एक यूजर ने लिखा है कि बीते विगत सालों में भर्ती शून्य रही। 5 सालों तक युवाओं द्वारा तैयारी मेहनत पर पानी फेर दिया। सरकार ने बल्कि 5 सालों में रिकॉर्ड तोड़ पेपर लीक हुए। अब तो लगता है कि सरकार बढ़ने ही नहीं देगी, आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती। जो रोजगार मांगे इस अनपढ़ सरकार की शर्म ही मर चुकी है। वहीं दूसरे यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, शुक्रिया वरुण जी, युवाओं उठो, जागो और खुद के लिए राजनीति करो।
गोदी मीडिया आपके मुद्दों पर सरकार से सवाल नहीं करेगी, वो तो बस हिंदू मुस्लिम कर मुद्दे को दबाना जानती है। जो नौकरी रोजगार के अवसर निकालते हैं वही नेता सही है, क्योंकि बेरोजगारों का कोई धर्म नहीं होता। जय हिंद। समाजवादी नेता जूही सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 7 लाख स्वीकृत पद खाली पड़े हुए हैं। बढ़ती बेरोजगारी और घटते सुरक्षित रोजगार आज का सच है, तो भर्ती क्यों नहीं करती है सरकार। वहीं इसके बाद एक अन्य यूजर ने लिखा कि नौकरियों के लिए जारी किया गया बजट तो शेर पालने में खर्च हो गया। जनता को वही शेर दिखा दिखा कर बताया जा रहा है कि तुम इसी पर गर्व करो, नौकरी लेकर क्या करोगे। वहीं ये मामला यही नहीं थमा, आगे एक दूसरे यूजर ने ट्वीट करके लिखा कि कुल 5.3 करोड़ बेरोजगार लोगों में से 3.5 करोड़ लोग लगातार काम खोज रहे हैं। इनमें करीब 80 लाख महिलाएं शामिल हैं और बाकी 1.7 करोड़ बेरोजगार काम तो करना चाहते हैं, पर वो एक्टिव होकर काम की तलाश नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बेरोजगारों में 53% यानी कि 90 लाख महिलाएं शामिल हैं। अब सरकार तो कहती है बेरोजगारी नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि अब खुद बीजेपी सांसद ही सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसी खबर में हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी से श्रीनिवास पांडे इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे साथ। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी से दिलीप कुमार शुक्ला हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से रियाज अहमद, आपका भी स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट दिलीप यशवर्धन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। आप सभी से एक एक कमेंट 1-1 मिनट का लेंगे। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के आज जो युवा है वो मजबूर हो गए हैं दर दर भटकने को। कई लोग जो है मौत को गले लगा रहे हैं क्योंकि सरकार युवाओं को रोजगार देने में असफल हो रही है। किए गए वादे लेकिन पूरे आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं, इसी सवाल के साथ आज की इस बड़ी चर्चा की बहस करेंगे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पास में आ रही हूं, सैयद मोहम्मद तकी, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के आपका कमेंट। एक एक कमेंट सभी से लेंगे। सबसे पहले सैयद मोहम्मद तकी। देखिए, एक युवा से रोजगार छीनना उसका सबसे बड़ा अपमान है। बेसब्री से लोग अपनी नौकरी के लिए इंतजार करते हैं। आदमी की लंबी शिक्षा को हासिल करता है, चुनाव प्रक्रिया से गुजरता है और वो जब सिलेक्ट होने वाला होता है उससे पहले कोई ना कोई याचिका लग जाती है या सरकार की तरफ से कुछ उसके अंदर कुछ हस्तक्षेप हो जाता है, इसकी वजह से उसको नौकरी नहीं मिलती। आपने देखा कल अमर उजाला में निकला था कि 10,000 नौकरियां जो है रेलवे में समाप्त कर दी गई हैं। पिछले 6 सालों में मोदी जी के कार्यकाल के दौरान रेलवे में 72,000 भर्तियों को निरस्त कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया है। हर विभाग को लगातार सरकार बेच रही है, जिसकी वजह से वहां रोजगार कम होता जा रहा है और लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो आपने आंकड़े बताए, उस आंकड़ों के अलावा भी अभी एक आंकड़े आए थे जो बता रहे थे कि 45 करोड़ युवाओं ने पूरे भारत में नौकरियां ढूंढना छोड़ दी हैं और कई परीक्षाओं में जिस तरह से पेपर लीक होते हैं, लोग सालों साल वेट करते रहते, तैयारी करते, सिलेक्शन का वेट करते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उर्दू भर्ती में 4,000 पोस्ट निकली थी समाजवादी पार्टी के दौरान, सरकार के दौरान 4,000, और कोर्ट से 2 बार फैसला भी आ गया कि भाई उर्दू शिक्षकों को भर्ती किया जाए, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी सरकार ने उनको भर्ती नहीं किया है। और जो भी ये लोग दावे कर रहे हैं, झूठे दावे हैं। पिछले कार्यकाल में योगी जी के जितने भी लोगों को रखा गया है सब, तो उससे पिछली सरकार जो अखिलेश यादव की सरकार थी या मायावती की सरकार में जो नियुक्तियां रुकी हुई थी कोर्ट के द्वारा या जो मामला चल रहा था, उसके आदेश आने के बाद वो सारी नियुक्तियां सारी भर्ती हुई है। वो बीजेपी के द्वारा निकाली गई नियुक्तियां नहीं है। और बीजेपी आज की डेट में संविदा पे ठेके पे रखे गए लोगों को भी नौकरियों में गिन लेती है। उनके साथ जो लोग ठेके में हैं सब उनको नौकरियां मिल गई। और कई जगह मैंने रिपोर्ट ये पढ़ी थी, हद हो गई, जो लोग ऑटो रिक्शा जिन्होंने लिया, ई रिक्शा जिन्होंने लिया या अपना कमर्शियल व्हीकल लिया, सरकार ने उस सबको भी रोजगार के अंदर जोड़ लिया। तो जो सरकार पकौड़ा तलने की बात कहती है कि यदि पकौड़ा तलो और युवाओं को पकौड़ा तलना भी रोजगार है, और जो नाली से गैस बनाने की बात करती है, वो सरकार कैसे युवा शक्ति का इस्तेमाल करेगी? वो युवाओं को लड़ाने में लगी हुई है। मंदिर खोदे जा रहे हैं, बयान आ रहे हैं कि
36,000 मंदिरों के अंदर जो है, मस्जिदों के अंदर मंदिर निकाले जाएंगे। युवाओं को आपस में लड़ाने का, नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। आज दिन जो है समाज के अंदर अत्याचार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, चेन स्नैचिंग हो रही है, दिन दहाड़े डकैती हो रही है। वो सब इसलिए हो रही है कि लोग बेरोजगार है, युवा अपना काम, अपने टैलेंट को शो नहीं कर पा रहा। उसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और केंद्र यूपी योगी सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, आम आदमी पार्टी का कहना है योगी सरकार इसकी जिम्मेदार है। युवाओं को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। मंदिरों को और मस्जिदों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। हिंदू मुसलमानों को लेकर के तमाम लड़ाई हो रही है। मैं बीजेपी के पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस से हमारे साथ में रियाज अहमद इस वक्त जुड़े हुए हैं। आवाज आ रही है मेरी? कांग्रेस पार्टी से ठीक है, संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है कांग्रेस पार्टी से हमारा। समाजवादी पार्टी दिलीप कुमार शुक्ला जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी, आपकी आवाज आ रही है। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के आपका कमेंट में चाहूंगी समाजवादी पार्टी। जैसे हमारे पूर्व में हमारे भाई ने जो भी अपने वक्तव्य को रखा, मैं अच्छा सा उनसे सहमत हूँ, और उस कड़ी में मैं अपने आप को जोड़ते हुए एक बात कह देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि नौजवानों में जोश होता है, नौजवान भावनाओं में बह जाते हैं। इस बात को आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार जान चुकी है। इसलिए इन युवाओं को उनके ही भावनाओं में उलझा दिया जाए। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में इनको पूरी तरीके से शामिल कर दिया जाए, उनके भावनाओं को प्रेरित किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश या केंद्र में कहीं भी भारत के किसी भी राज्य में युवा कोई रोजगार न मांगे, क्योंकि इनका ध्यानाकर्षण वहां से भटकाना है, रोजी रोटी से भटकाना है, नौकरी से भटकाना है, और धर्म की तरफ लेकर के जाना। मैं अपनी बात को बस यहीं तक समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारे सामने उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हुए मठाधीश हैं, जो सत्तासीन हैं, इनकी पहली बातों को सुन लिया जाए कि ये कहाँ कहाँ रोजगार दे रहे हैं, कहाँ कहाँ सुशासन चला रहे हैं, कहाँ कहाँ जो है ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को दिखा रहे हैं। उसके बाद मैं जवाब दूंगा, क्योंकि इनको जवाब देना ही हमारा कर्तव्य है। और चूंकि वो गद्दी पर जब बैठे हैं, तो मैं उनसे पहले ही निवेदन कर ले रहा हूँ कि जब हमारे प्रश्न उठेंगे तो प्रश्न को जो है किसी दूसरे नजरिए से नहीं देखेंगे। ये उनका नैतिक दायित्व बनेगा हमारे प्रश्नों का जवाब देना। बीजेपी से श्रीनिवास पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, समाजवादी पार्टी के पास। बीजेपी से श्रीनिवास पांडे जी जुड़े हुए हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? आ रही है। इसी को लेकर के आपसे प्रश्न में ले रही हूँ। पहला सवाल आपसे इसी बात को लेकर के है, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के आखिर कौन जिम्मेदार है? पूरे देश भर की भी मैं अगर बात करूं, 45 करोड़ युवाओं ने उम्मीद छोड़ दी है नौकरी की। अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करें, लोग दर दर भटक रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्स करने के बावजूद भी लोग 8-8, 10-10 हजार की नौकरी ढूंढने के लिए तरस रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? बढ़ती बेरोजगारी, वही अगर विपक्ष की बात करें, साफ तौर पर आपके ऊपर जो है इसको लेकर के हमला कर रही है। क्या कहेंगे श्रीनिवास पांडे जी? देखिए, जो सरकार में बैठा रहता है उस पे तो हमला होता ही है, और ऐसा नहीं है कि हम रोजगार देने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं है। रोजगार दिया जाएगा, रोजगार के नए नए अवसर तलाएंगे। और ये शुरू से अगर इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के सिद्धांत से आप देखिए तो जितनी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से नहीं हो सकता। अगर एक कमरे में आप अगर 50 आदमी को ठूस देंगे तो वो वहां पे गुजारा नहीं कर सकता। तो रोजगार तो, बेरोजगारी तो ऐसा नहीं था कि किसी सरकार में नहीं बढ़ी थी कि या सिर्फ हमारी सरकार में ही बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई है। बेरोजगारी चाहे कांग्रेस की सरकार में थी या सपा की सरकार में थी, सपा भी 2012 से लेके 2017 का आंकड़ा देख ले, या 90 में जब मुलायम सिंह थे वो भी आंकड़ा अपना उठा के देख ले, तो उनको समझ में आ जाएगा कि बेरोजगारी कितने चरम पे थी। बेरोजगारी कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। अगर राजनीतिक विश्लेषण है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार उसको करने की कोशिश पे करती है। और हम ये ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में है। और जहां तक जो संसाधन को बेचने की बातें हैं, तो वो कांग्रेस की सरकार में ही एयरपोर्ट को बेच दिया गया था, और सब उन्होंने ही पहल की थी, और कांग्रेस सरकार में ही बेच दिया था। अब मेरी बात मैंने शांति से सुनी, मेरी सुनिए। और जब उन्होंने सिर्फ यादव की भर्ती की, उसमें तो किसी मतलब भर्ती नहीं की, वो तो अपने हिसाब से सिर्फ यादव की भर्ती कर दी। आप कितना भी पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, पुलिस में भी भर्ती है, यादव आपको दिखेंगे। कहीं भी आपको पीडब्ल्यूडी में दिखिए तो यादव दिखेंगे। तो ये आरक्षण का जो मुद्दा उठा था आपके पिछले डिबेट में भी, तो नहीं, आप मेरी बातों पे, मेरी बात पे आप क्यों बोल रहे हैं?
कि आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, मैं चुप रहता हूँ। एक मिनट, मैं आ रही हूँ समाजवादी पार्टी के पास। दिलीप कुमार शुक्ला जी लौटूंगी। पैनल को बैठा करिए तो आप थोड़ा पढ़ करके आया मैं लौट रही हूँ। दिलीप कुमार शुक्ला जी लौटूंगी। इस तरीके से प्लीज शुरू में ही आप लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। रोजगार की मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षा मित्र थे, अरे आप मुख्यमंत्री को तो बोलने की तमीज नहीं है। दिलीप कुमार शुक्ला जी मैं लौट रही हूँ। बोलता है दिलीप कुमार शुक्ला जी मैं लौट रही हूँ। एक एक करके बात लेंगे, पहले बीजेपी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास में आ रहे हैं। पहले अपने मुख्यमंत्री को तमीज सिखाइए थोड़ा। अरे तमीज सिखाइए। पूरी भर्ती दी गई थी, यादव की भर्ती करके अपने नेता को तमीज सिखाओ यार। अरे तमीज तुम सीखो। तमीज सिखाने को लेकर की चर्चा नहीं है यहाँ पर। दिलीप कुमार शुक्ला जी और श्रीनिवास पांडे जी इस तरीके से नहीं। आपने सोच लो बेरोजगारी देश में नहीं है। आपने जिनको पढ़ना पड़ेगा। एक मिनट क्या चर्चा कर रहे हैं आप? वही करते हैं जिनको फॉर्म भरने की तमीज भी नहीं है। जो आज पास है ना वही लेकर धरना प्रदर्शन करना है, और जो आज धरना प्रदर्शन है उसका भी मुझे जांच करना है। मतलब श्रीनिवास पांडे जी ऐसे लोग आप हमको तमीज सिखाएंगे? रोजगार की बात है, तमीज को लेकर के चर्चा नहीं है। मैं लौटूंगी दोनों के पास पे, और इस तरीके से प्लीज चर्चा को खराब मत करिए। दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, सुनिए, एक एक करके बात करेंगे। दिलीप कुमार शुक्ला जी एक एक करके प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से। एक मिनट श्रीनिवास जी एक सेकेंड, दिलीप जी एक सेकेंड, मेरी बात तो सुन लीजिए सर। दिलीप जी प्लीज एक सेकेंड, एक बार हम बात सुन लेते हैं बीजेपी की, डाटा दिखा दूंगा। एक मिनट, मतलब सुनने की आदत। श्रीनिवास पांडे जी एक सेकेंड, श्रीनिवास पांडे जी सही से अपनी बात को रखिए प्लीज। अभी किसी के काउंटर सवाल को जवाब मत दीजिए, आप सीधे बात रखिए। कहां आप लोग रोजगार दे रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी कह रही है कि कहां सुशासन आपका चल रहा है, उस पर अपना कमेंट रखिए। एक मिनट का फिर आगे बढ़ेंगे। योगी जी ने अभी फिल्म स्टूडियो लाने को भी खोजा, तो कितने रोजगार मिलेंगे उसके लिए भी करेंगे। अभी रोप वे भी बन रहा है, उसमें भी रोजगार मिलेगा, सब में रोजगार मिलेगा। आप ध्यान रखिए, अभी मतलब वो सत्ता में दूसरे बार आए और रोजगार बढ़ेगा, और जितनी भी फर्जी भर्तियां हुई है उसको निरस्त करेगा। जो सपा सरकार में फर्जी भर्ती हुई है उनको जो रोजगार के हकदार है उन्हीं को मिलेगी। फर्जी भर्ती जो या तो ना निकाल कर दिए जाएंगे ऑफिस से, और हम नई भर्ती जो मैं दे रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं फौरन लौट रही हूँ। दिलीप कुमार शुक्ला जी इस तरीके से चर्चा नहीं की जाती सर, समझ में आ रहा है क्या आपको? आप दोनों आपस से बोलेंगे, सारे पैनलिस्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं। चर्चा को डिस्टर्बेंस मत करिए प्लीज। आप बोल लीजिए, पहले आप ही बोलिए। श्रीनिवास जी एक सेकेंड, मैं आऊंगी दोनों लोगों के पास में। आगे बढ़ रहे हैं, दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। एक मिनट, एक सेकेंड, सभी को मौका देना है मुझे, आप दोनों ही नहीं है यहाँ पर चर्चा में। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। लोगों को आप अपने पैनल में जगह मत दिया करिए, जो हिंदू मुसलमान और यादव। अरे दिलीप कुमार शुक्ला जी आप मुझे मत बताइए मुझे किसको चर्चा में शामिल करना है, किसको चर्चा में शामिल नहीं करना है सर। आप लोग पता नहीं कहां की बात कहां लेकर आ जाते हैं। बेरोजगारी हिंदू मुसलमान कौन किया? हमने किया हिंदू मुसलमान। मैं आपसे पूछ के नहीं बिठाऊंगी यहाँ पर मुझे किसको बिठाना है किसको नहीं। एक सेकंड रुकिए, श्रीनिवास पांडे जी एक सेकंड, दिलीप कुमार शुक्ला जी एक सेकंड, मैं लौटूंगी दोनों के पास में। एक मिनट, श्रीनिवास पांडे जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। दिलीप यशवर्धन जी आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? बेरोजगार का पता ही नहीं है कुछ तुम्हें। ठीक है, मैं लौटूंगी, एक बार सुन लीजिए। हाँ दिलीप यशवर्धन जी, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के आपका कमेंट में चाहूंगी, बीच में कोई नहीं बोलेगा, एक बार सुन लीजिए प्लीज। दिलीप यशवर्धन जी। पल्लवी जी, बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिस पर मैं कई बार डिबेट कर चुका हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वास्तव में अनएम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयबिलिटी। जो अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेशन का बाई प्रोडक्ट है, जो ऑटोमेटिक नहीं निकल रहा है, मतलब उसको कोई निकाल नहीं रहा है, लेकिन वो ऑटोमेटिक निकल के आ रहा है, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन की क्वालिटी बहुत खराब है। हमारे सो कॉल्ड ग्रेजुएट्स आपको मिल जाएंगे, सो कॉल्ड डिग्री होल्डर्स मिल जाएंगे, लेकिन उनकी जो नॉलेज है, जो नॉलेज
को एम्प्लॉयमेंट में सर्वाइवल देती है। एक होता है कि आपने डिग्री होल्ड कर ली, वो डिग्री एक तरीके से आपको एंट्री दिला सकती है, आपकी एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करा सकती है, लेकिन आपको जो सक्सेस है वो डिग्री से ज्यादा आपकी काबिलियत दिलाती है। और वो काबिलियत तब आती है जब आपका एजुकेशन अच्छा हो, थ्योरेटिकल ना हो करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी। इसके साथ साथ अगर जो सरकार आंकड़ा लेती है, सरकार ये कहती है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब जिनको सरकारी नौकरी दी गई, जिनको प्राइवेट सेक्टर में मिली, या जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को अपना करियर बना लिया। लेकिन यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के सरकार ने बहुत सारे सरकारी आंकड़े खड़े किए हैं, एमएसएमई को किया है, स्टार्टअप को प्रमोट किया है, बहुत सारे ऐसे लोन हैं जिनको सिक्योरिटी फ्री देने का वादा किया है कि अगर कोई नौजवान बिजनेस शुरू करना चाहता है तो हम मुद्रा लोन 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री दे देंगे। लेकिन वास्तविकता वो नहीं है जो कागजों में दिखती है। आज अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो वो सबसे पहले कहता है कि अपना बैंकिंग लेकर के आइए, अपना इनकम टैक्स रिटर्न लेकर के आइए, अपना बैलेंस शीट लेकर के आइए, हमको सिक्योरिटी फर्निश करिए, अदरवाइज हम लोन नहीं देंगे। तो ये जो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कागजों में ये बताते हैं कि हाँ एम्प्लॉयमेंट रेट हमारा घट रहा है, लेकिन वास्तविकता में नहीं घट रहा है। और ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों पे सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है और अपोजिशन को भी ध्यान देने की जरूरत है। दोनों लोग थोड़ा थोड़ा गलत है, सरकार भी थोड़ा सा गलत है और अपोजिशन भी थोड़ा सा गलत है। और अनएम्प्लॉयमेंट को वाकई में खत्म करना है तो आपको उसके पहले अनएम्प्लॉयबिलिटी को खत्म करना होगा। अनएम्प्लॉयबिलिटी को खत्म करने का सबसे बड़ा सोर्स है कि आपकी एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और एजुकेशन क्वालिटी अच्छी हो इसके लिए जो पुरानी सरकारें रही हैं वो भी जिम्मेदार रही हैं, और जो वर्तमान सरकार है वो अब नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है, जिसको मैं फार बेहतर कहूंगा। फार बेहतर इसलिए कहूंगा कि बहुत सारी वो टेक्निकल चीजें जो हम एजुकेशन के दौरान पहले नहीं पा पाते थे, अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी में हम उनको पाएंगे। तो वो लोगों की एजुकेशन की मतलब जो क्वालिटी ऑफ नॉलेज है वो बढ़ाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से कुकुर मुत्ते की तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़े हो गए हैं, जिनको बिना देखे अप्रूवल्स दे दिए जाते हैं, चाहे वो लॉ कॉलेजेस हो, चाहे वो मैनेजमेंट कॉलेजेस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या जैसे शिक्षा माफियाओं का उदय हो रहा है। तो शिक्षा माफिया एजुकेशन देने के लिए कॉलेज नहीं खोलता है, वो उसके लिए वो एक व्यापार है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, उसका रिटर्न चाहता है। उस रिटर्न को चाहने के लिए उसे सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं जो एंट्री ले और डिग्री लेकर के एग्जिट कर जाएं। उन्होंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उनकी नॉलेज का लेवल क्या है, इसका उसे कोई कंसर्न नहीं होता। ये देखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का कंसर्न अगर सिर्फ इस बात पे रहेगा कि डिग्री होल्डर्स निकल के आ रहे हैं तो ये जो लड़ाई है ये कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि ये लड़ाई इस देश में तब से चली आ रही है जब ये देश आजाद नहीं था, और आजादी के बाद से लेकर के आज तक ये लड़ाई एज इट इज बनी हुई। आप पुरानी जमाने की कोई भी पिक्चर उठा करके देख लीजिए, जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज बना करती थी, तब भी बेरोजगारी का मुद्दा होता था। पुराने वो कोई भी पॉलिटिकल डिबेट उठा लीजिए, तब भी बेरोजगारी मुद्दा होता था, और आज भी मुद्दा है। तो इसका मतलब यह है कि जो रूट है बेरोजगारी का, उस पर कोई सरकार काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी। श्रीनिवास पांडे जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? श्रीनिवास पांडे जी। हाँ, मैं इनके राजनीतिक विश्लेषण जो किए थे उनकी बातों से सहमत हूं। सवाल सुन लीजिए। आप एजुकेशन को नहीं सुधारेंगे। ठीक है, एक सेकंड सुनिए ना सर, सवाल तो सुन लीजिए बीजेपी से श्रीनिवास पांडे जी। हाँ बोले। हाँ ठीक है, सुनिए सवाल श्रीनिवास पांडे जी। पीलीभीत से जो आपके भाजपा सांसद है वरुण गांधी जी, सोशल मीडिया पर भी बेरोजगारी को लेकर के लगातार अपने ही सरकार को घेरते रहते हैं। एक तरफ आपके अपने लोग जो है बेरोजगारी को लेकर के आपको खुद घेर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी तो है ही नहीं, हमने तो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। कभी कांग्रेस के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ देते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ देते हैं। सर, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जब अपने ही लोग, आपके खुद के लोग जो हैं, अब इस पर जवाब दीजिए कि पीलीभीत के जो सांसद हैं वरुण गांधी, अगर वो आपके ऊपर सवाल उठाते हैं, अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो वो कहां तक सही है? देखिए, हम वरुण गांधी की बात को डिनाई भी नहीं करेंगे कि उन्होंने सवाल गलत उठाया। बेरोजगारी है ये हम नहीं डिनाई कर रहे हैं। बेरोजगारी हर सरकार में रहती है, बेरोजगारी शुरू से रहती है। हमने एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, हमें एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे अनपढ़ छाप, अंगूठे छाप भी लोग रहते हैं, तो वो बेरोजगारी का नारा लेके धरना प्रदर्शन कर देते हैं, तो वो चीज नहीं है। और वरुण गांधी की बात को हम डिनाई भी नहीं करते कि वरुण गांधी ने गलत कहा। और चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो या वरुण गांधी, हमारी सरकार में कम से कम इतने
तो लोग हिम्मत रखते हैं कि अपनी सरकार को भी कटघरे में लाए। 2 लोग तो सिर्फ बटरिंग करना तभी भी चाहते हैं आप कहते हैं कि बेरोजगारी तो है ही नहीं। नहीं, बेरोजगारी अभी भी देखिए, आप कहते हमने हैं ये तो नहीं कहा कि रोजगार दे रहे हैं। बेरोजगारी खत्म है। हमने ये कहा कि बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, बेरोजगारी को एजुकेशन सिस्टम को सुधार के अच्छा से किया मतलब अभी जाएगा। तक नहीं हमने कर ये नहीं पाया। कहा बेरोजगारी। कितना समय तो चाहिए ये बीजेपी देखिए, को और? आप इकोनॉमी का आंकड़ा करिए, अर्थशास्त्र के आंकड़े पे जाएंगी तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि बेरोजगारी खत्म हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं खत्म हो सकता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कभी भी खत्म करने का अरे दावा अब नहीं इस कर चक्कर में सकती तो कि फिर आप लोग 0% इसी का हवाला देते अनएम्प्लॉयमेंट। रहेंगे। हमें अनएम्प्लॉयमेंट को सुधारना है, ये हम चीजों पे देखेंगे। नहीं तो कहाँ कब चीजें तक सुधार सुधार सकती पाएंगे? वो चीज करेंगे। कब तक हम लोग सुधार कुत्ता पाएंगे? बिल्ली की तरह ना भौं नहीं करना जानते हैं। हम लोग अपने काम पे यकीन करना चाहते हैं। काम पे हमें यकीन है और हमें अपनी योग्यता पे यकीन है। तो और मतलब निश्चित आपको रूप ठीक से है, हम अपने उस काम पर चीज पे यकीन पहल है, करेंगे। सरकार पर यकीन है, बाबा जी पर यकीन है, लेकिन आपको आंकड़ों पर यकीन नहीं है। जो लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। देखिए, आंकड़ों मैं पे तो एक हमने एक एक डिनाई एक नहीं एक किया, चीज आंकड़ों और पे आपको बता फैलाई देती नहीं हूँ है। श्रीनिवास पांडे हाँ। जी। मैं अगर हाँ, जालौन हाँ। की बात करूं तो जालौन में एक युवक ने बेरोजगारी को लेकर के सुसाइड कर दिया, क्योंकि कई वो कर्ज पे था, क्या आप आर्थिक सुसाइड तंगी को इस पे सही थी। मानते हैं? प्रयागराज में भी आत्महत्या बेरोजगारी से परेशान होकर 2 युवाओं ने जो है फांसी लगा दी। कौन है इनका जिम्मेदार? देखिए, इसका जिम्मेदार ये आप सरकार पे ठिकरा नहीं कर सकते कि आप सरकार पे जिम्मेदारी कर सकते हैं। और अच्छा। अगर जिन्होंने लगाई है तो उनसे ये भी पूछिए ना, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनकी एजुकेशन सिस्टम क्या थी। वो लड़ नहीं सकते। आत्महत्या करना तो सोल्यूशन नहीं होता है। बहुत लोग है लेकिन वो लड़ाई लड़ते हैं और वो करते हैं। भाई, आप सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे तो क्या आप आत्महत्या कर लेंगे? आपके पास प्राइवेट जॉब भी है और भी जॉब प्राइवेट जॉब के लिए भी तो लोग इधर भटक रहे हैं आज। ने जो सही श्रीनिवास कहा, पांडे जी। हाँ, जो राजनीतिक विश्लेषण ने सही जो के थे वो हमारे, उन्होंने सही कहा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर करना है और माफिया को खत्म करने पड़ेगा। और ये मैं अपनी सरकार को भी इस पे कटघरे में लाऊंगा कि माफिया जो हो गए हैं, जो अपने स्कूल खोल के बैठ गए हैं और एजुकेशन सिस्टम के नाम पे जीरो है, उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। जब हम एजुकेशन को सही रखेंगे तो हमारी बेरोजगारी भी खत्म होगी। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और ले रही हूँ, उसके बाद सैयद मोहम्मद तकी आपके पास, दिलीप कुमार शुक्ला जी आपके पास में आ रही हूँ। श्रीनिवास पांडे जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, अगर मैं उत्तर प्रदेश में 2018 की बात करूं तो 2018 में सहायक शिक्षा की 69,000 भर्तियां निकली थी सर। 20 जून 2020 को इसका नतीजा आया। रिजल्ट में गलत आरक्षण लगने का आरोप लगाया गया और उसके बाद अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने शिकायत को दर्ज कर लिया। उन्होंने मान लिया कि ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ धांधली हुई है। अब 8 महीने तक नौकरी से वंचित जो लोग रहे हैं, वो बेरोजगार जो युवा थे, वो लगातार प्रदर्शन करते रहे। अब जैसे चुनाव का दौर आया, आपने कहा कि हम तो जो है 6,800 युवाओं को नियुक्ति देने का आपने वादा किया, और अब वो लोग जो है जिनको आपने जिनसे आपने वादा किया था, 6,800 जो युवा हैं, वो आज भी लखनऊ में प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। और आपकी पुलिस वहां पे लाठी डंडे चला रही है, हाथ पैर तोड़ दिए उन लोगों के। कौन है इसका जिम्मेदार? सवाल वही है कि चुनाव में आने से पहले आप पार्टियां जो है तमाम तरीके के वादे करती है, तमाम तरीके के दावे करती है, लेकिन जैसे सत्ता में आती है उसके बाद वो दावे और वादे आखिर क्यों ठंडे बस्ते में चले जाते हैं? ये बड़ा सवाल है, इस पर आपका जवाब चाहिए मुझे। बड़ा सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे साथ में चर्चा में शामिल हुए थे कि लखनऊ में जो इको पार्क है, वहां पर जो है तमाम तरीके के प्रदर्शन चल रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर के वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, इसी नियुक्ति को लेकर के वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? फिर आ रही हूं मैं आपके पास में सैयद मोहम्मद तकी। बिल्कुल, और उससे मैंने भी पहले भी कहा था कि अगर लाठी डंडे चले हैं तो वो नहीं है, और वो जांच का विषय है। लाठी डंडे चले नहीं है, और लेकिन ये भी जांच का विषय होना चाहिए कि वो जो भी जांच का विषय होना चाहिए कि आखिर आपने उनको चेक किया कि वो सही में थे, उनके पास सही में डाटा था, या वो मतलब सही में जो जिनको नौकरी नहीं मिली वही लड़के थे, या अराजक तत्व थे। ये भी जांच का विषय होगा। अगर सही में भी थे, अगर लाठी डंडे चले तो गलत है, लेकिन अराजकता फैलाने के लिए क्रिएट किया गया है तो वो उसकी भी जांच होगी कि अगर अराजकता, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं कि लोग जानबूझ के बीजेपी के राज में आप तो कहते हैं कि अराजकता फैली नहीं सकती सर। हाँ, तो हम भी उनका चेक करेंगे तो ना। उनके पास अगर वो है, अगर नियुक्ति पत्र है, उनपे उन्होंने दिया है, तो वो जांच करने के लिए सीधे जाए। गुंडे बदमाश तो डर रहे हैं ना आपसे। एक मिनट, गुंडे बदमाश तो डर रहे हैं ना आपसे। गलत है तो वो भी गुंडे बदमाश डर रहे हैं आपसे या नहीं डर रहे हैं आपके बुलडोजर से?
क्यों डर बुलडोजर रहे से ना? क्या हम मैंने आपकी उन लोगों से बोलिए। भी बात करवाई, हमने उन लोगों से भी बात करी। वहां पर जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए हाथ पैर तोड़े, तस्वीरें भी आपको वहां पर दिखाई, वीडियो तो भी आपको हम वहां पर दिखाई, अधिकारी पे और फिर जांच आप कह रहे हैं करते कि हैं, वहां पे उसकी जांच अराजक तत्व होगी। बैठ सकते हैं। जब बाबा के बुलडोजर से डर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अराजक तत्व जो है, फिर वहां पर अराजक तत्व कैसे बैठ सकते हैं सर? बाबा के बुलडोजर से होते हैं, लेकिन वो जो लाल टोपी होते हैं वो अराजकता फैलाने के लिए फिराक में भी रहते हैं कि किसी तरह से सरकार को बदनाम किया जाए। हाँ, तो वो फिराक में भी रहते हैं। और जिन्होंने लेकिन देखिए सर, मेरे साथ में समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए थे और मैंने, लेकिन वो युवा कह रहे हैं ना, तो उसका जांच कर रहे थे, उसकी बात को सुना जाएगा। श्रीनिवास पांडे जी, लेकिन उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा अभी तक उनकी मदद करने के लिए। विपक्ष की तरफ से कोई भी नहीं आया, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं? हमने इल्जाम नहीं लगाया है, हमने कहा कि अगर वो है सही में तो उसकी जांच होगी और उसको रोजगार मिलेगा। और उसने बोला ना, उसने कोई भी इल्जाम योगी जी पे नहीं लगाया, ना किसी चीज का उसने वो। ठीक है। समाजवादी पार्टी से दिलीप कुमार शुक्ला जी, रखिए अपनी बात। जैसे कि इन्होंने कहा, बहुत अर्थशास्त्र का बात किया, इकोनॉमिक्स का बात इन्होंने किया। पैनल पे बैठे हुए लोग अनपढ़ कहते हैं, खैर कोई बात नहीं है। मैं बोलता हूं कि सही में कहीं पे एम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं हो जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट से बच्चे नौकरी पा चुके हैं, आने वाली सरकार उनको रोड पर ला देती है। क्या इसको बेरोजगारी की तरफ धकेलने का काम करेंगे, बात कहेंगे, या अपनी आक्रांता का बात करेंगे? इन्होंने कहा कि जो पास करेगा वो लड़ाई लड़ेगा, जो सुसाइड कर रहा है वो बहुत कायर व्यक्ति है। ठीक है, वो कायर व्यक्ति है, वो क्या करता, सुसाइड नहीं करता? तो आज जो है विधानसभा के सामने लखनऊ में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आखिर वो लोग तो अपनी नौकरी मांगने के लिए आपके पास आए हैं, तो आप उनको लाठी डंडे से मार करके उनकी हड्डियों को तोड़ देते हैं, और जो आंदोलन करता है उनको आप लाल टोपी से जोड़ देते हैं। मेरा चंद प्रश्न है कि आपने कहा कि आप जाकर के पकौड़ी बेच लीजिए। ठीक है, मैं पकौड़ी बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा ये फैसला आप नहीं करेंगे, मेरा पुरुषार्थ करेगा, मेरा ज्ञान करेगा। और एक बात बता दीजिए कि हमारी सरकार में निदेशकों को जो 7,000 रुपए में उनकी नौकरी मिली थी, 1 साल नौकरी करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनका 20% वेतन बढ़ा करके फिर उनको जो है उनके वेतन को जो सम्मानजनक लेके गए। फिर 1 साल बीता नहीं, उन्होंने जो है उनका पेमेंट जो है उनका तनख्वाह 17,000 रुपए करने के लिए अपनी तरफ से प्रस्ताव को पारित कर दिया, गवर्नर के पास चली गई। गवर्नर के पास जाकर के जब तक वो अप्रूव होता तब तक उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार चली गई और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। और उन अनुदेशकों से यह कहा जाता है कि जो समाजवादी पार्टी ने तुमको 20% का वेतन जो तुमको अतिरिक्त दिया, वो 20% का वेतन तुम्हारे लिए जो है वो सही नहीं था और तुम्हारे वेतन से काटा जाएगा। इन लोगों ने उसको काटा भी, इसको क्या कहेंगे? एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और देख लीजिए, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण में जितने भी पद होते हैं उसमें 90% इन लोगों ने आउटसोर्सिंग के जरिए बना है। आउटसोर्सिंग में आपका क्या दायित्व है, आपका क्या उसमें एफर्ट है, आप हमें बताने का काम करिएगा। सपा सरकार में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और लोकसेवा आयोग में जो भर्तियां हुई थी, जिसका परिणाम जो है 2018 में आया, 2017 के लास्ट में आया, आपकी सरकार आ गई, उनको भर्ती देना पड़ता। फिर समाजवादी पार्टी के द्वारा दी गई भर्ती को आप अपने जवाब लेंगे बीजेपी से। ठीक है। और दरोगा, सुनिएगा सर, मैडम सुनिएगा, और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि एसआई वो नियुक्ति गलत हुई थी 2018 एक मिनट 2018 में नियुक्ति गलत हुई थी, सब यादव की भर्ती हुई थी, नियुक्ति ही गलत हुई थी ना। तो हम लोग ठीक करेंगे, हमारा काम ही ठीक करना है, हम लोग को कूड़ा कचरा बाहर करना है। गलत नियुक्ति ही हुई थी, नियुक्ति ही गलत हुई थी। जब आप मेरे पे बोल रहे थे तो मुझे भी रिटर्न करना है ना, आपको बोलना है ना, आपके में नियुक्ति गलत हुई थी, नियुक्ति गलत हुई थी, नियुक्ति गलत हुई थी, नियुक्ति बहुत गलत हुई थी। लाल टोपी ने ना बहुत नियुक्ति गलत की। ठीक है, मैं लौट रही, दोनों के पास आ रही हूँ, मैं दोनों के पास भी लौट रही हूँ। नियुक्ति ही गलत थी, पूरी गलत नियुक्ति गलत थी, यादव की थी। वो धर्म का तो आप लोग टिका ले रखे ना, मुस्लिम। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तक जुड़े हैं, उनसे सवाल लेंगे यहाँ पर। 1 मिनट, मैं दोनों के पास लौट रही हूँ। एक सेकंड
एक सेकंड सैयद मोहम्मद तकी की आवाज आ रही है मेरी आपको? हम पे ठिकाना मत हो रही है ना। एक सेकंड श्रीनिवास पांडे जी, दिलीप कुमार शुक्ला जी, प्लीज एक एक करके बात करेंगे सर, इस तरीके से चर्चा कचरे खराब बीन हो। के लोग हैं आप लोग, कचरे बीन के, मैं लौट रही हूं दोनों की बात कचरे एक बीन एक के लोग हैं आप करके। लोग, कचरे बीन के। ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी की आवाज पहुंच पा रही है मेरी आपको? जी आ रही है। सैयद मोहम्मद तकी सवाल ये है कि खाने के तेल से लेकर पेट्रोल डीजल के जो भाव है वो आसमान छू रहे हैं। क्या बड़े पैमाने पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का करने की जरूरत है क्या? देखिए मैं आपको बहुत एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कहा जा रहा था कि हर देश के अंदर सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता, जो बिल्कुल गलत बात है। अगर देश के पास पॉपुलेशन ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, तो उस आबादी के काम भी ज्यादा है। हर आदमी को बिजली चाहिए, हर आदमी को पानी चाहिए, हर आदमी को स्वास्थ्य चाहिए, हर आदमी को एजुकेशन चाहिए, हर आदमी को तो लोगों का वेस्ट भी होता है, कूड़ा भी होता है, रोड भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा काम है, उन कामों करने के लिए हमें लोग ही चाहिए। आदमी जब तक जीवित है उसको जीविका कमानी है, अगर वो जीविका नहीं कमाएगा तो लाइफ टाइम आदमी को रोजगार चाहिए और सबको रोजगार दिया जा सकता है। ऐसी बात नहीं, रोजगार नहीं दिया जाता। दूसरी बात है एजुकेशन की। एजुकेशन में यूपी गवर्नमेंट का बजट जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट से भी बहुत खराब है। हाँ। यूपी गवर्नमेंट जो है वो अपने 25 करोड़ की आबादी पे 18,670। रखिए अपनी बात। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से रियाज अहमद जी जुड़े हुए हैं, आवाज आ रही है सर? रियाज अहमद जी कांग्रेस पार्टी से आवाज आ रही है? रियाज, ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। मैं ये चाहती हूँ, यहाँ पर विपक्ष भी बैठा हुआ है, दिलीप यशवर्धन जी, और बीजेपी से भी बैठे हुए हैं और समाजवादी पार्टी से तमाम यहाँ पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी बैठी हुई है। मैं चाहती हूँ कि सरकार को किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करे और एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाए। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि क्या कुछ सरकार को करना चाहिए, क्या नए स्कीम्स लागू करनी चाहिए, आप सजेशन सरकार को दें। मुझे बात पूरी एक मिनट दिलीप यशवर्धन एक सेकंड, हाँ रखिए अपनी बात सैयद मोहम्मद तकी 30 सेकंड में। दूसरी बात वही एजुकेशन की बात। एजुकेशन का बजट जो है यूपी गवर्नमेंट का बहुत कम है, वो अपने पूरे बजट का 3% एजुकेशन पे खर्चा कर रही है, जबकि 25 करोड़ की आबादी है। वही आम आदमी पार्टी अपने पूरे बजट का 22% दिल्ली में खर्चा कर रही है, जो 16,278 करोड़ रुपए है, और यूपी में 18,670 करोड़ रुपए सबसे खर्चा किया जाता है। और ये जो बात एजुकेशन की कह रहे हैं कि एजुकेशन लोगों में नहीं है और लोगों को रोजगार बनने लायक नहीं, तो जितने लोगों की नौकरियां रुकी हुई हैं, ज्यादातर लोग तो टेट क्वालिफाइड लोग हैं या वो एग्जाम पास कर चुके हैं, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हैं। और सबसे हैरान करने वाली बातें तो ये है, जब ये वाला आंकड़ा सामने आता है सैयद मोहम्मद तकी, जब 4th क्लास की भर्ती के लिए भी जो है एजुकेटेड लोग वहां पर अप्लाई करते हैं। देखिए जब क्या करें, अनएम्प्लॉयमेंट हाँ। रही, संपर्क टूट रहा है। सैयद मोहम्मद तकी लौटूंगी इसके बाद आपके पास में, संपर्क टूट रहा है। रखिए अपनी बात दिलीप यशवर्धन जी। जी मैं आ रहा हूँ वापस आपके पास। आपको बात आ रही है मेरी? हाँ मैं लौटूंगी इसके बाद, आवाज दिक्कत कर रही है आपकी सैयद मोहम्मद तकी, लौटूंगी इसके बाद। हाँ रखिए अपनी बात दिलीप यशवर्धन जी। देखिए मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। पल्लवी जी मैं ये कह रहा था हाँ बहुत बड़ा कारण है। रखिए एक सेकंड दिलीप यशवर्धन, ठीक है रखिए अपनी बात सैयद मोहम्मद तकी 30 सेकंड में रखिए। सर आपका संपर्क वीक हो रहा है। देखिए सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं खर्च कर रही। सरकार की नीयत नहीं है रोजगार को और पैदा करने की, रोजगार को और उत्पन्न करने की। सरकार जो है वो बड़े बड़े जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो सरकार ने पिछले 70 सालों में बनाए हैं, वो कौड़ियों के दाम वो अदानी अंबानी को बेचे जा रहे हैं, इसलिए कि देश को पैसा चाहिए। और जब इतना पैसा आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? युवाओं पे पैसा नहीं खर्चा हो रहा है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, वो पैसा कहाँ जा रहा है? जितने भी आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने बड़े PSU सब बेचे जा रहे हैं, उनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, बैंकों को विलय किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है प्राइवेटाइज आएगा तो नौकरियां और उत्पन्न होंगी, जबकि प्राइवेटाइजेशन में तो नौकरियां खत्म की जा रही हैं, सारे सरकारी बैंक को खत्म किया जा रहा है। तो अगर इस तरह से सरकार काम कर रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, तो सरकार कैसे नौकरियां उत्पन्न करेंगी? वो कह रहे हैं हम ड्रोन उड़ाने के लिए इंस्टीट्यूट बना रहे, ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे, तो ड्रोन उड़ाने में जो लोगों को रखेंगे वो कैसे लोगों को रखेंगे? सरकार संविदा में रखेगा लोगों को, ठेके में लगेगा, लोगों को नौकरी में काम करती है।
वो नौकरी होती है, आपकी एक बात- दे रखो आपकी को, बात इनको बिल्कुल कभी भी सत्य है भाई निकाला जा साहब। सकता है, इनकी कोई पीएफ नहीं है, कोई पेंशन नहीं है उनकी, ठीक है। इनका कोई स्वास्थ्य का सरकारी जिम्मेदारी नहीं ली है, उनको आप कहते हैं उनको नौकरी मिली है, वो नौकरी में नहीं आता, नौकरी है। डिफाइन करिए, व्हाट इज नौकरी, व्हाट इज पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर शुरू करिए। पंजाब दिलीप में जी एक बहुत सेकंड आ रही, दिलीप जी एक खराब। सेकंड आ रही, ठीक है ठीक है सैयद मोहम्मद तक लौटूंगी, समय कम है, ठीक है दिलीप यशवर्धन जी सबसे पहले रखिए अपना कमेंट, उसके आ रही हूँ, शुक्ला जी आ रही हूँ, शुक्ला जी आ रही हूँ, शुक्ला जी आ रही हूँ, दिलीप यशवर्धन जी रखिए अपना जवाब, 1 मिनट में रखिएगा दिलीप यशवर्धन जी। आप सवाल दोबारा से दोहराइए। सवाल मेरा ये है, यहाँ पर पक्ष भी बैठा हुआ है, विपक्ष भी बैठा हुआ है, क्या किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर मैं बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को किस तरीके से सरकार कम करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की कोशिश करे, क्या सरकार को क्या कुछ करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि तमाम विपक्ष लगातार जो है सरकार को लेकर के सरकार की नीतियों पर हल्ला बोल रहा है, वहां दूसरी तरफ अगर हम युवाओं की बात करें, युवाओं को धरना प्रदर्शन करना जैसी नौबत आ रही है, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, एक तो कटु सत्य ये है कि सरकारी नौकरी हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती, ये किसी भी देश में नहीं होता है, क्योंकि सरकारी एजेंसियों की एक लिमिट होती है और उतनी ही नौकरियां दी जा सकती हैं। दूसरी बात जो खाली पड़े हैं, आप जरा आंकड़े देखिए, बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। पद खाली पड़े हैं, पद खाली पड़े होंगे, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। 5 लाख के आसपास जो है नौकरियां तो स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़ी हुई है, क्या वहाँ हमें नर्सेज नहीं चाहिए, क्या हर विभाग के नौकरियां खाली पड़ी हैं। इतनी बड़ी आबादी कैसे मैनेज करेंगे? कानून, पुलिस में बहुत सारी नियुक्तियां पड़ी हुई, पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की, सिपाही की नियुक्तियां पड़ी हुई है, वो कैसे आप कानून व्यवस्था को संचालित करेंगे? जल निगम में नियुक्तियां पड़ी हुई, जो पुलिस बात तो सुन लीजिए दिलीप यशवर्धन जी क्या कह रहे हैं। हर एक विभाग में नौकरियां जो है बची हुई है, स्थान रिक्त हैं, वो भरने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। विभाग में आप एक बात बता दीजिए, डॉक्टर नहीं है। उन्होंने जो एक बात सुन लीजिए पहले दिलीप यशवर्धन जी कह क्या रहे हैं, उसके बाद आप सभी लोगों से लूंगी मैं आखिरी कमेंट आप सभी का। दीजिएगा जो इन 6 वर्षों में प्राइवेट विद्यालयों में फीस जो बेतहाशा कम से कम 8 से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुके। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी रखिए, उसके बाद आप सभी के पास में आ रही हूँ। जब गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनके अंदर क्वालिटी कहां से निखर करके आएगी? जब क्वालिटी नहीं निखर करके आएगी तो उनको जब वो एम्प्लॉयमेंट मांगेंगे तो कोई कहने जा रहा हूँ बताएंगे। जिसको आप बताइए, अभी सारी पॉलिटिकल पार्टियां एम्प्लॉयमेंट को लाठी डंडा बताया जा, ऐसे नहीं, समय कम है हमारे पास में, समय कम है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। आप सभी का मैं आखिरी कमेंट लूंगी, एक एक कमेंट आप सभी का मैं सरकार को आप क्या कहेंगे? जो किसानों के खाद की बोरी से जो है 5 किलो काट लेते हैं, उनको किस प्रकार की सरकार कहेंगे आप? किसानों का पेट काटते हैं, गरीबों का पेट काटते हैं। आपको राशन देना बंद कर दिया है, गरीब आत्महत्या से मर रहा है, आत्महत्या करके मर रहा है। आपको राशन भी बंद कर दिया, आधार कार्ड का, आप तो राशन कार्ड की अफवाह फैला करके गरीबों को गुमराह करके आपने कॉलोनियां दे करके पक्के मकान नहीं होने चाहिए। बताइए, जब कॉलोनी में मिल रहा है, कॉलोनी मिल रही है, आदमी पक्के मकान बना रहा है, तो क्या वो राशन कार्ड कैसे सिलेंडर करे? बताइए, वो राशन कार्ड गरीब आदमी डर के मारे सिलेंडर करके आ रहा है। इतनी अफवाहें आप फैला रही है रिकवरी के नाम पे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बताइए, भुखमरी के कगार पे आ गए। रियाज अहमद जी आ रही हूँ, बहुत देर से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपका संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा था, आपकी आवाज अब तक क्लियर नहीं पहुंच रही थी। दिलीप कुमार शुक्ला जी आपके पास भी मैं आऊंगी, दिलीप कुमार शुक्ला जी आपके पास भी मैं आऊंगी। एक मिनट दिलीप यशवर्धन जी आप अपनी बात रखिए पहले, मैं आ रही सबके पास आखिरी कमेंट देने के लिए, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, रखिए अपनी बात। अगर आप वापस नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। रखिए दिलीप यशवर्धन जी, रखिए अपनी बात। पल्लवी जी, सरकारों का यही हाल है कि जिस सब्जेक्ट पर काम करना चाहिए उस पर काम ना करके आदमी इधर उधर की बातें करता है। अभी भी देखिए बात हो रही है बेरोजगारी की, तो राशन कार्ड पर और पक्के घर पे कहां कहां चली जाती है। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण, अभी एक साहब बोल रहे थे कि क्वालिटी निखर के नहीं आती, इस कारण बेरोजगारी होती है। तो क्वालिटी ना निखरने का एक बहुत बड़ा कारण रिजर्वेशन, आरक्षण, उसको खत्म करने के लिए कौन सी पार्टी आगे आ रही है? कोई पार्टी आगे आएगी रिजर्वेशन खत्म करने के लिए? नहीं आएगी। उनको आश्रम मिलना चाहिए, गरीब लोगों को आश्रम मिलना चाहिए।
एक एक प्राइवेट करके ये बात गरीब करो। लोगों के पेट को काट करके उनसे राशन छीन करके और अमीरों की झोली भरते हैं। वोट बैंक जो दिखता है वो। जो बच्चे क्वालिफाई वोट हो गए, अभी चाहिए। देखिए कि इन्होंने ठीक है, पॉपुलर पार्टी नहीं करेगी। पेट का जो है पेट का एक टेस्ट इन्होंने कराया था ग्रुप सी की नौकरी के लिए कि जो बच्चे जो है इसको क्वालिफाई कर लेंगे उनको ग्रुप सी में नौकरी मिलेगी। उस पेट के एग्जाम के बाद इन्होंने कितने बच्चों को, कितने नौजवानों को नौकरी की अगर कोई आंकड़ा है तो बताएं। एक बच्चा भी जो है क्वालिफाई होने के बाद आज तक नौकरी नहीं पाया। ये सरकार अपने जो है काले कारनामों को का चिट्ठा क्यों विपक्ष के ऊपर फोड़ती है? रियाज अहमद जी बहुत देर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, केजरीवाल अपना देखें, एक सेकंड, एक सेकंड, केजरीवाल ने बहुत अवसर दिए। एक सेकंड, केजरीवाल का दिल्ली सरकार का कंपेयर मत करिए। दिल्ली एक सेकंड। रियाज अहमद जी बहुत देर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम का भी वक्त हो गया है। मैं आखिरी कमेंट आपका लूंगी रियाज अहमद जी, और इस तरीके से आप लोग प्लीज मत किया करिए। एक साथ सब लोग बोलेंगे तो कैसे समझ में आ पाएगा हम सभी को। रियाज अहमद जी 1 मिनट में आपका स्टेटमेंट में लूंगी। बहुत देर से आपसे कोशिश कर रहे हैं लेकिन संपर्क आपका नहीं हो पा रहा है। रखिए अपनी बात। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के आपको कमेंट में चाहूंगी। देखिए बढ़ती हुई बेरोजगारी का मसला, देखिए बढ़ती हुई बेरोजगारी किस लिए हो रही है, क्योंकि जो पेपर वहां पे निकाले जाते हैं पेपर हर बार लीक हो रहा है। जो बच्चा एग्जाम देने के लिए बैठता है पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि ये नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं। अडानी के हाथ में सारी चीजें बेच रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर पेपर लीक हुआ तो भारतीय जनता संस्थाएं ये बेच रहे हैं, पेपर लीक हुआ है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं सारी संस्थाओं का। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि युवाओं के साथ इतना बड़ा छल किया है मोदी जी ने। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो वादा कहाँ है? और रही बात जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आखिर युवा क्या करे? तमंचा लेकर लूट करना शुरू कर दे? पढ़ा लिखा युवा फांसी लगा रहा है, क्या करे युवा? आप हर उसमें सेक्टर में आपका पर्चा लीक हो जाता है। आखिर ऐसा कदम ठोस क्यों नहीं उठा रहे हैं? इतने सरकारी पद खाली पड़े हैं, क्यों नहीं भर रहे हैं? डॉक्टर्स अस्पतालों में है नहीं, टीचर आपके स्कूलों में है नहीं, क्योंकि सारे पद खाली हैं। आप भरना ही नहीं चाहते हैं, आप किसी को सरकारी नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं। आप देश को गुमराह कर रहे हैं, युवाओं के जहर भर रहे हैं दिमागों में, हिंदू मुस्लिम जात पे आप लड़ा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ा रहे हैं। आप नौकरी के नाम पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम जात पात के सिवा इनके पास कुछ नहीं है, सांप्रदायिकता के और सिवा। कोई ठीक है, समय कम है, हमारे अगले कार्यक्रम का भी वक्त हो गया है। रियाज अहमद जी बहुत देर से आपसे संपर्क करने की मैं कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम आपके संपर्क में हो रही थी। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपको बता दें कि मोदी सरकार लगातार कहती है कि नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों की भर्ती की जा रही है, लेकिन अब तक सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के लाखों युवा दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि देश भर में कई नेता जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो मोदी सरकार के सांसद हो या विपक्षी दल हो या कोई वरिष्ठ पत्रकार, हर कोई जवाब मांग रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार ये जो बेरोजगारी का जो आलम है आखिर कब तक पसरा रहेगा। सरकार ने जो वादे किए थे युवाओं से वो आखिर कब पूरे होंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।